इस वीडियो में अभी हम कोप्लेनर फोर्सेस इस टॉपिक से एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो पेपर मैंने आपके सामने रखा हुआ है वो 18 नवंबर 2024 का है, मुंबई यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें ये क्वेश्चन को फर्स्ट ए सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है रिप्लेस द गिवन फोर्स सिस्टम इन टू पैरेलल कंपोनेंट्स एट बी एंड डी। डायग्राम आपको इस तरीके से दिया हुआ है। डायग्राम को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखो ये पैरेलल फोर्स सिस्टम आपको दिख रही है, दिया हुआ ए डी बीम दिया हुआ है और उसके ऊपर एट पॉइंट ए 60 न्यूटन का अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। एट पॉइंट बी पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी वैल्यू 80 न्यूटन। पॉइंट सी के ऊपर एक मूवमेंट भी है और एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होने वाला फोर्स दिखाई दे रहा है 140 न्यूटन इस वैल्यू का। और पॉइंट डी के ऊपर अपवर्ड फोर्स दिख रहा है 30 न्यूटन इस वैल्यू का। ठीक है, ए बी बी सी और सी डी इनके बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, रिप्लेस द गिवन फोर्स सिस्टम, यानी कि जितने भी फोर्सेस आपको दिख रहे हैं ना, उनके दो कंपोनेंट्स आपको एट पॉइंट बी और एट पॉइंट डी दिखाने होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये वाले एरो से शुरुआत करूंगा दूसरे पेज पर। ठीक है, और मुझे दिए हुए क्वेश्चन का डायग्राम फिर से एक बार ड्रॉ कर लेना होगा, तो वो डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम दिया था उस डायग्राम को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गिवन फोर्स सिस्टम जो दिख रही है ना आपको, उसका हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देंगे लेट फाइंड रिजल्टेंट। यहाँ पर मैंने वो वर्ड्स लिख दिए, लेट फाइंड रिजल्टेंट। देखो गिवन फोर्स सिस्टम कैसे दिख रही है आपको, पैरेलल फोर्स सिस्टम दिख रही है। ठीक है, यानी कि सारे के सारे जो भी फोर्सेस आए हुए हैं वो सब कैसे एक दूसरे को पैरेलल। ठीक है, इसका मतलब जो भी रिजल्टेंट होगा वो वर्टिकल ही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, लेट फाइंड रिजल्टेंट। तो यहाँ पर रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हमें वर्टिकली इस तरीके से लिखना होगा, तो वो हम लोग लिख देंगे रिजॉल्विंग रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली। ठीक है, यहाँ पर एक भी फोर्स हॉरिजॉन्टल है नहीं, तो इसका मतलब वो वाला पॉइंट आएगा नहीं, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली करने वाला। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली लिखा। ठीक है, जब हम लोग रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली करते हैं तो हमें उन सबका एडिशन करने पर क्या मिल जाता है, समेशन एफ ऑफ वाई मिल जाता है। वही क्या होगा, अपना रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इसके कारण डायरेक्टली मैं आगे क्या लिखूंगा, देयरफॉर आर इक्वल टू समेशन एफ वाई, यहाँ पर ये लिख दूंगा। ठीक है, इक्वल टू इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखो जो फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है उसका नेचर हमें प्लस लेना होगा, यानी कि उसका साइन हमें लेना है प्लस। जो फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उसका साइन हमें माइनस देना होगा, तो इस 80 को हम लोग माइनस साइन दे देंगे। ये -80 लिखा। 140 के लिए भी ये माइनस साइन हमें लिखना होगा। और ये +30 न्यूटन ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसे हमें क्या लिखेंगे, +30 लिखना होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेफ्ट साइड में हमें फिर से ये आर लिखना होगा। लास्ट में ये नंबर सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी, -130। ठीक है, ये -130 क्या मिलेगा, हमें रिजल्टेंट मिलेगा। माइनस का मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो इस साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, न्यूटन लिख देंगे उसका यूनिट। ठीक है, देखो कोई कोई सर लोग आपको क्या बताया, ये जो माइनस में दिख रहा है ना, आप लोग उसे प्लस में लिखो, यानी कि 130 न्यूटन लिखो। और साइड में ब्रैकेट के अंदर आप लोग डाउनवर्ड जैसा डायरेक्शन दिखाओ। ठीक है, नेगेटिव होने के कारण। लेकिन मैं कहूँगा कि वो वाला स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं, कि ऐसा ही वैल्यू रखा तो भी चलेगा। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, जो गिवन फोर्स सिस्टम दिया हुआ था पैरेलल फोर्स सिस्टम, उसका हम लोगों ने एक सिंगल फोर्स निकाल दिया है जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, 130 न्यूटन आई थी। माइनस साइन का मतलब क्या होगा, दैट फोर्स या फिर दैट रिजल्टेंट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस रिजल्टेंट का हमें पोजीशन फाइंड आउट कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये रिजल्टेंट पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे एक्ट करेगा उसका पोजीशन हमें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें वेरिएंस थ्योरम यूज़ करना होगा। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, नाउ टू फाइंड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना आ गया हमें, नाउ टू फाइंड। आर मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, आर पोजीशन लिख लेता हूँ। नाउ टू फाइंड आर पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ओ, फ्रॉम पॉइंट ओ नहीं होगा, फ्रॉम पॉइंट ए होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो भी पॉइंट होता है ना, मोस्टली हम लोग मोमेंट उसी के अराउंड लेते हैं जब हमें रिजल्टेंट की पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है तब। ठीक है, तो नाउ टू फाइंड रिजल्टेंट पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए लिखना होगा। गलती से पहले मैंने ओ बोला था, लेकिन लेफ्ट साइड में पॉइंट ए दिख रहा है तो मुझे ए लिख देना चाहिए। ठीक है, इसके आगे आप लोग लिखोगे बाय वैरिगन्स थ्योरम। जब भी हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन पॉइंट, ठीक है, देन हमें वैरिगन्स थ्योरम भी यूज़ करना होता है। देन मैं यहाँ पे आगे क्या ऐड करता, बाय वैरिगन्स थ्योरम। ठीक है, ये वैरिगन्स थ्योरम ऐसा हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग वैरिगन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो होता है वो यहाँ पे लिख देंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा वैरिगन्स थ्योरम के लिए, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए ले रहा हूँ ना, इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए होगा। ठीक है, मोमेंट मतलब क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो इक्वल टू के आगे हमें लिखना होगा आर इंटू डी। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट है। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो मेन डायग्राम दिया होता है उस डायग्राम के अंदर हमें जितने भी फोर्सेस दिख रहे थे वो हम लोग उन सब का मोमेंट निकाल लेंगे अबाउट पॉइंट है, और उनका हमें एडिशन कर देना है क्योंकि यहाँ पर समेशन दिख रहा है इसके कारण, ठीक है। तो देखो डायग्राम के अंदर 60 न्यूटन का ये जो फोर्स है वो पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, इसके कारण 60 न्यूटन इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई फोर्स मोमेंट सेंटर से ही पास होता है तो उसका मोमेंट नहीं आता है। 18 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए ऐसे नीचे से जाएगा यानी कि क्लॉकवाइज घूमेगा, और क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोगों ने डे 1 से प्लस लिया हुआ है, ठीक है। तो ये 18 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए मोमेंट कितनी वैल्यू को जनरेट करेगा, ये 80 फोर्स की वैल्यू, और ये डिस्टेंस कितना हो रहा है 80 न्यूटन इस फोर्स का पॉइंट ए से शॉर्टेड डिस्टेंस हो रहा है 2 मीटर, ठीक है। तो 80 न्यूटन इस फोर्स का मोमेंट वैल्यू कितना होगा अबाउट पॉइंट ए 80 इंटू 2 होगा, और ये 80 न्यूटन का फोर्स अबाउट पॉइंट ए क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब उसका नेचर हमें क्या लेना होगा, प्लस लेना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग आगे कैसे लिखेंगे, देखो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में 80 इंटू हमें 2 लिखना है, तो ये 80 इंटू 2 लिखा मैंने। सिमिलरली इसी तरीके से हमें अभी क्या 114 न्यूटन ये जो फोर्स दिख रहा है आपको, उसका मोमेंट लेना है अबाउट पॉइंट है। तो 114 न्यूटन का फोर्स जो है वर्टिकली इस तरीके से जाएगा, जो अबाउट पॉइंट है क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसका मोमेंट हमें क्या लेना होगा, प्लस लेना होगा। और 114 न्यूटन इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का ए से डिस्टेंस कितना हो रहा है 2 + 2 यानी कि 4, ठीक है। तो उसकी मोमेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमने क्या लिखा, प्लस लिखा, फोर्स की वैल्यू है 140 इंटू डिस्टेंस कितना लिखना है आपको 4 करना है, ठीक है। देखो डायग्राम के अंदर एक उन्होंने क्या दिया, एक रेडीमेड मोमेंट दिया हुआ है आपको, जो कैसे घूम रहा है, उल्टा उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो उसकी वैल्यू हमें क्या लेनी होगी, माइनस लेनी होगी। उसका एरो देखो इस तरीके से उल्टा जा रहा है ना, और वैल्यू फिर हम लोग क्या लेंगे, -60 लिखेंगे, ठीक है। तो इधर हमें क्या लिखना होगा, -60 लिखना होगा। ये 80 लिखा हुआ था, उसको मैं फिर से ठीक से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये -60 क्यों लिखा समझा होगा आपको, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट घूम रहा है जो कि डायग्राम के अंदर ऑलरेडी था। अभी लास्ट में पॉइंट डी के ऊपर हमें अब कौन सा फोर्स दिख रहा है, 30 न्यूटन इस वैल्यू का, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये फोर्स अबाउट पॉइंट है कैसे घूमेगा, उल्टा घूमेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, उसका कारण यहाँ पे हमें माइनस साइन देना होगा, ठीक है। तो -30 लिखेंगे, ये होगी फोर्स की वैल्यू। लेकिन 30 न्यूटन इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना बन रहा है, देखो 2 + 2 + 2 6 हो रहा है। तो -30 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, 6 लिख देंगे, ठीक है। तो ये -32 इंटू 6 लिखा इज इक्वल टू, अभी देखो इसके आगे जो हमें लिखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमें रिजल्टेंट कैसे आया था, निगेटिव आया था, ठीक है। रिजल्ट की वैल्यू हमें कैसे मिली थी, निगेटिव। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। लेकिन लेकिन यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा हूँ, भले आपको रिजल्टेंट निगेटिव आया हो लेकिन आप लोग वहाँ पर -130 साइन पुट नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट आगे पता चलेगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये इक्वल टू के पीछे क्या कह रहा हूँ मैं, अगर इस इक्वल टू के पीछे कैलकुलेशन करने पर अगर आपको प्लस साइन, प्लस में वैल्यू मिल रही है, तो आप लोग यहाँ पर आर के पहले प्लस साइन लिखोगे। अगर इक्वल टू के पीछे कैलकुलेट करने पर आपको माइनस में वैल्यू मिल रही है, तो अब तभी आप लोग यहाँ पर माइनस साइन दोगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा था हम लोगों ने, आर इंटू डी लिखा था ना, लेकिन आर की वैल्यू आप लोग आर को साइन कैसे दोगे, अगर इक्वल टू के पीछे प्लस आया तो आर को साइन प्लस दोगे। अगर इक्वल टू के पीछे कैलकुलेट किए हुए पार्ट को अगर निगेटिव साइन मिल रहा है तो आप इस आर के पहले आप लोग निगेटिव साइन दोगे, ठीक है। इसका मतलब देखो, मैं आगे तो पहले 130 यूज़ कर लेता हूँ, ये आर की वैल्यू थी, इंटू डी कर लूँगा। ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट कर लेना है पॉइंट ए से रिजल्टेंट का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इक्वल टू के पीछे वाले ये सब कुछ पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो प्लस में आएगा तो इस 130 के आगे प्लस ही साइन रहेगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कि प्लस होता है। लेकिन अगर इस इक्वल टू के पीछे जो भी दिख रहा है वो नंबर अगर वो नेगेटिव मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 130 के आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, ठीक है। देखो इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलेगा 480। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 480, जो कि कैसे आया, प्लस में आया। तो इसके कारण इस 130 के पहले मुझे प्लस ही साइन देना होगा। देखो ये आर की वैल्यू थी, ऊपर लिखा हुआ है ना आर, लेकिन आर हमें निगेटिव आया था। लेकिन मोमेंट फाइंड आउट करते वक्त आप लोग यहाँ पर सिर्फ आर की मैग्नीट्यूड यूज़ करोगे, प्लस माइनस साइन नहीं लेना है। प्लस माइनस कैसे डिसाइड करना है, जो समेशन मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए होता है ना, तो वहाँ पर अगर प्लस मिलता है तो इधर आर के पहले प्लस आएगा। अगर इक्वल टू के पीछे वाला पार्ट निगेटिव आता तो हम लोग यहाँ पर निगेटिव देते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो डी की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 480 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 130 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्टली, 480 अपॉन में करना है मुझे 130, ठीक है। तो वैल्यू देखो कितनी मिलेगी हमें, 48/13 यानी कि 3.69 लिखेंगे उसको, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, 3.69, ये मीटर रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम लोग को क्या करना होगा, जो फोर्स डायग्राम दिया था ना हमें,
मतलब जो क्वेश्चन के अंदर डायग्राम दिया हुआ था ना, जिसके अंदर कितने फोर्सेस थे, 4 फोर्सेस थे और एक मोमेंट था। तो हम लोगों ने क्या किया, इन चारों फोर्सेस का और इस मोमेंट को इंक्लूड कर कर उनका एक सिंगल फोर्स बना लिया है। ठीक है, देखो डायग्राम ठीक तरीके से इसका एक सिंगल फोर्स बना लिया। उस सिंगल फोर्स की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, 130 न्यूटन मिली थी। और ये सिंगल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और वो पॉइंट ए से कितना दूरी पर है, 3.69 मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो वो हम लोग फिर से डायग्राम में दिखा देंगे। ठीक है, देखो बार ए बी सी डी इस तरीके से था। डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितना था, 2 था। डिस्टेंस बिटवीन बी सी 2 था और डिस्टेंस बिटवीन सी डी कितना था, 2 था। इधर 2 मीटर किया, इधर 2 मीटर किया, इधर 2 मीटर किया। ए बी सी डी इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, लेकिन वो फोर्सेस हमें अभी नहीं दिखाने हैं। उन सब फोर्सेस का हम लोगों ने एक सिंगल फोर्स बनाया था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 130 न्यूटन आई थी। और ये माइनस का मतलब क्या होगा, वो फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, वो रिजल्टेंट रहेगा। ये कितना एक्ट करेगा, पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, 3.69 मीटर पे एक्ट करेगा पॉइंट ए से। तो देखो पॉइंट ए से सी कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो 4 3 ये 3.69 है, मतलब 4 के पीछे दिखाना होगा ना हमें। ये देखो, ये बार मैं ए बी सी डी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पॉइंट मैंने कनेक्ट कर दिया ए बी सी डी, तो ये हो गया आपका बार। इसके ऊपर आए हुए फोर्सेस नहीं दिखाएंगे हम लोग। उनकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जो सिंगल फोर्स बना था ना, वो चार चार जो फोर्सेस थे उनसे जो सिंगल फोर्स बना था, वो सिंगल फोर्स की वैल्यू दिखाएंगे। वो सिंगल फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 130 न्यूटन। तो 130 न्यूटन यहाँ पे हमें दिखाना होगा, लेकिन वहाँ पर हम लोगों ने ऊपर -130 लिखा था। इसका मतलब उस इस फोर्स का रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे रहेगा, नीचे की तरफ होगा। तो देखो यहाँ पर ये एरो दिखाया है नीचे की तरफ। ये आर की वैल्यू कितनी होगी, 130 न्यूटन होगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। तो देखो जो क्वेश्चन के अंदर ये जो 4 फोर्सेस थे और ये जो मोमेंट था, उनका हम लोगों ने एक सिंगल फोर्स बना दिया है और जिसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, वैल्यू मिलेगी 130 न्यूटन। और ये फोर्स रिजल्टेंट पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, 3.69। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो रिजल्टेंट का डिस्टेंस है पॉइंट ए से, कितना मिलेगा आपको, 3.69। इसके आगे हमारा अभी मेन क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, ये जो गिवन फोर्स सिस्टम थी, इसके हमें 2 कंपोनेंट्स बनाने हैं, एट पॉइंट बी और एट पॉइंट डी पर। यहाँ पर पॉइंट डी लिखना मेरा रह गया था, तो वो मैं अभी लिख दिया हूँ। ठीक है, ये जो फोर्स सिस्टम में आपको दिख रही है, इसके 2 कंपोनेंट हमें बना लेने हैं, पॉइंट बी और पॉइंट डी के ऊपर। इसका ही मतलब क्या हो गया, इन फोर्स सिस्टम से जो हम लोगों ने एक सिंगल फोर्स बनाया था, जो कि आपको इस लास्ट वाले डायग्राम में दिख रहा है, इस सिंगल फोर्स का अभी हम लोग 2 फोर्स कंपोनेंट बनाएंगे, पॉइंट बी और पॉइंट डी के ऊपर। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ क्या होगी ये नहीं पता हमें, तो वो फोर्स कंपोनेंट की वैल्यू हम लोग पी और क्यू रिस्पेक्टिवली मानेंगे। रिस्पेक्टिवली यानी कि पॉइंट बी के ऊपर जो फोर्स आएगा उसे मैं पी मानूंगा और पॉइंट डी के ऊपर जो फोर्स आएगा उसे मैं क्यू मानूंगा। ठीक है, देखो इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, या अगर हम लोग पी और क्यू के डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिखाते हैं या फिर दोनों के डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखाते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर उनकी वैल्यूज़ डिपेंड हो सकती है। इसके आगे हम लोग क्या मेंशन करते हैं, देखो यहाँ पर लेट अननोन components at point B and D are P and Q। ठीक है, एक्टिंग, इसके नीचे मैं नीचे लिख रहा हूँ दूसरे पेज पर, एक्टिंग अपवर्ड, ये आपको लिखना होगा। इसके बाद फिर से आपको इस डायग्राम में आना होगा और इस डायग्राम के अंदर एट पॉइंट बी और एट पॉइंट डी पे ऊपर हम लोगों ने 2 अननोन जो कंपोनेंट लिए थे पी और क्यू, वो आपको ड्रॉ करके दिखाने होंगे, जिनका डायरेक्शन हम लोगों ने ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड दिखा दिया है। ठीक है, तो फिर से हमें ये डायग्राम को ड्रॉ कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखो वो डायग्राम में ड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ पर पॉइंट ए, उसके आगे 2 मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट बी, उसके आगे 2 मीटर डिस्टेंस पे पॉइंट सी और उसके आगे 2 मीटर डिस्टेंस पे रहेगा पॉइंट डी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पी और डी के ऊपर अननोन कंपोनेंट निकालने थे, उनके डायरेक्शन हमें ऊपर की तरफ दिखाना है, क्योंकि हमने अपवर्ड अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो ये बी के ऊपर पी फोर्स लिया हुआ है और ये डी के ऊपर क्यू फोर्स लिया हुआ था। ठीक है, देखो इसी डायग्राम के अंदर हमें ए से लेकर 3.69 मीटर डिस्टेंस पर जो रिजल्टेंट एक्ट करेगा वो भी दिखाना होगा, और रिजल्टेंट डाउन साइड एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पर दिखाया है, ये आर लिखा, आर यानी कि रिजल्टेंट रहेगा। और ये रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट ए से, 3.69। तो ये लिख लेता हूँ 3.69 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए बी, बी सी और सी डी कितना है, 2 मीटर ईच है। इधर हम लोग दिखा देंगे ये 2 मीटर, इधर भी बी सी दिखा देंगे 2 मीटर, और सी और डी के बीच का डिस्टेंस दिखा देंगे 2 मीटर। ठीक है, ये 2 मीटर है, ये पॉइंट सी था इधर। ठीक है, तो ये बार ए बी सी डी ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी सी डी पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला ये बार मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो भी आपको इस डायग्राम से पी और क्यू, ये जो 2 अननोन कंपोनेंट है, उनकी वैल्यू निकाल लेनी होगी।
देखो आप लोग पी और क्यू इन फोर्सेस के डायरेक्शन किसी भी तरीके से ले लो, आपको उनकी यूनिक ही वैल्यू आएगी, वो वैल्यू कभी भी अलग-अलग नहीं आ सकती है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर पी ऊपर की तरफ अज़्यूम किया हुआ है और लेकिन एक्चुअल में पी का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ होगा, तो आपको पी इस फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है? इतना ही फ़र्क पड़ेगा। अगर क्यू की वैल्यू हम लोगों ने जो ऊपर की तरफ अज़्यूम की हुई है, अगर उसको कैलकुलेट करने पर वो वैल्यू हमें पॉज़िटिव मिलती है, इसका मतलब हमने जो क्यू का डायरेक्शन अज़्यूम किया था, वो अपना सही था। ठीक है? इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर हमने क्यू का डायरेक्शन ऊपर की तरफ लिया है और क्यू की वैल्यू हमें नेगेटिव मिली है, इसका मतलब क्यू का एक्चुअल डायरेक्शन कैसे होगा? नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव मतलब डाउन साइड रहेगा, नेगेटिव वैल्यू होने के कारण। देखो इस डायग्राम के अंदर हम लोग एट पॉइंट बी और एट पॉइंट डी पी और क्यू ये दो कंपोनेंट निकाल रहे हैं, मतलब क्या करेंगे, ये जो सिंगल फोर्स दिख रहा है ना आपको रिजल्टेंट, उन्हीं के दो कंपोनेंट हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है? तो देखो पी का डायरेक्शन मैंने कैसे लिया ऊपर की तरफ और क्यू का डायरेक्शन भी कैसे लिया ऊपर की तरफ, इनका मतलब उनका नेचर कैसा होगा? प्लस होगा, ठीक है? तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली मैंने ये यहाँ पे क्या लिखा, हियर लिखा, पी है ऊपर की तरफ तो प्लस लिखा, क्यू भी है ऊपर की तरफ, इसमें मैंने लिखा क्यू इक्वल टू ये जो पी और क्यू जो फोर्सेस है वो ऊपर की तरफ है, इसके कारण प्लस लिया हमने, उनका एडिशन किया क्योंकि इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल फोर्स बनने वाला है रिजल्टेंट, ठीक है? और रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि वो कैसे लिखूंगा मैं? -130 लिखूंगा। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि उसका डायरेक्शन कैसे डाउन साइड है और आर की वैल्यू कितनी थी? 130 थी, ठीक है? यहाँ पर न्यूटन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बन जाएगा अपना एक इक्वेशन, इसे हम लोग नंबर 1 कर देंगे, ठीक है? देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का पॉइंट है, तो आप लोगों को इधर ठीक तरीके से समझ लेना चाहिए। पी फोर्स ऊपर जा रहा है, क्यू फोर्स ऊपर जा रहा है और पी और क्यू हम लोग किससे बना रहे हैं? रिजल्टेंट आर से बना रहे हैं, ठीक है? तो पी और क्यू का हम एडिशन कितना होगा? इक्वल टू आर की वैल्यू जितना होगा, लेकिन आर की वैल्यू नीचे की तरफ होने के कारण उसको साइन हमें क्या देना होगा? -130 लिखना होगा, ठीक है? ये बन गया आपका इक्वेशन 1। एंड दूसरा इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये मैंने एंड लिखा। देखो दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाएगा, ये जो पी और क्यू फोर्सेस दिख रहे हैं उनका मोमेंट हम लोग निकालेंगे और उनका मोमेंट हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे और राइट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? इस रिजल्टेंट का मोमेंट लिखेंगे, ठीक है? तो देखो ये पी फोर्स अबाउट पॉइंट है, कैसे घूमेगा? उल्टा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका मोमेंट कैसे लिखा जाएगा? -p/2, ठीक है? पी फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है और वो ए से इतना दूरी पर है, 2 मीटर डिस्टेंस की दूरी पर है, तो वो क्या लिखेंगे हम लोग? -p/2। उसी तरीके से अभी मुझे क्यू इस फोर्स का मोमेंट निकालना है अबाउट पॉइंट ए, तो वो कैसे लिखूंगा मैं? -q/6 होगा, ठीक है? ये पी और क्यू इन दो फोर्सेस का मोमेंट हम लोगों ने निकाला अबाउट पॉइंट ए, इज इक्वल टू आगे क्या लिखूंगा मैं? ये जो रिजल्टेंट दिख रहा है ना उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट है। अभी देखो ये आर कैसे घूम रहा है? अबाउट पॉइंट है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका मतलब उसका मोमेंट हमें प्लस लेना होगा। तो इधर क्या लिखूंगा मैं? आर इंटू डी, डी कितना है? ए से रिजल्टेंट का ये डिस्टेंस कितना है? 3.69, तो इधर क्या लिखेंगे? 3.69, ठीक है? यहाँ से हम लोग आगे इक्वेशन बना लेंगे। यहाँ पर आपको रिजल्टेंट की वैल्यू -130 नहीं पुट करनी होगी, रिजल्टेंट की सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करनी होगी, क्योंकि ये एक्चुअली डाउन साइड है तो इसका मतलब वो नेचर कैसा दे रहा है? क्लॉकवाइज, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है? तो देखो ये कंसेप्ट वाला पार्ट है ना, मैं आपको फिर से दूसरे केस में भी बना के बता देता हूँ। इसका मतलब इस केस में क्या करूँगा? दूसरे केस में पी और क्यू इन दो फोर्सेस की वैल्यू में डाउन साइड लूंगा, ठीक है? तब इक्वेशन में चेंजेस क्या होंगे तो फिर वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या लिखना होगा? लेफ्ट साइड में लिखेंगे -2p, इधर क्या बन जाएगा? -6 टाइम्स ऑफ क्यू होगा इक्वल टू आर की मैग्नीट्यूड लेनी है आपको, माइनस साइन नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसका नीचे क्लॉकवाइज लिया है। क्लॉकवाइज होने का इसका मतलब क्या? ये डाउन साइड ही है, ठीक है? तो 130 इंटू कितना लिखूंगा? 3.69, ठीक है? इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट साइड में फिर से -2p ही लिखेंगे, -6q लिखेंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 479.7, ठीक है? इसे इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? सॉल्विंग इक्वेशंस 1 एंड 2 लिख देना है, ठीक है? देखो इस 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करने पर डायरेक्टली आपको क्या मिल जाएगा? पी और क्यू, ये जो दो अननोन कंपोनेंट थे एट पॉइंट बी और डी, उनकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? तो देखो आगे मैंने लिखा है सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, डायरेक्टली मैं यहाँ पर पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर कैलसी से, ठीक है? तो उनकी वैल्यू क्या आएगी वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। पी की वैल्यू हमें मिलेगी -75.075 दिख रहा है ना, तो डायरेक्टली हम लोग इसे राउंड अप करके -75 लिख सकते हैं, ठीक है? तो इधर क्या लिखूंगा मैं? -75, यूनिट क्या होगा? न्यूटन, ठीक है? देखो इसका पी का वैल्यू कैसे आया? माइनस आया, इसका मतलब हम लोगों ने देखो डायरेक्शन कैसे अज्यूम किया था पी का? ऊपर की तरफ, और मैंने एक पॉइंट पहले मेंशन कर दिया था, अगर डायरेक्शन हम लोग ऊपर की तरफ अज्यूम करते हैं और उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव मिलती है तो इसका मतलब एक्चुअल में पी का डायरेक्शन किस तरीके से रहेगा? डाउन साइड रहेगा, ठीक है? इतना क्लियर हुआ होगा। आगे क्यू को कैलकुलेट करने पर क्यू का वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना मिलता है।
तो क्यू का वैल्यू आपको मिल रहा है -54.925 ना, तो इसे राउंड अप मैं किसके नज़दीक कर दूंगा, 55 के नज़दीक कर दूंगा, क्योंकि ये 55 क्लोज होगा, तो -55 लिखना होगा। ठीक है, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, -55 कर दूंगा, -55। यहाँ पर देखो क्यू का डायरेक्शन हम लोगों ने कैसे अज्यूम किया था, ऊपर की तरफ अज्यूम किया था, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू का एक्चुअल डायरेक्शन कैसे रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। क्यू नीचे की तरफ रहेगा क्योंकि हमें क्यू इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे मिला है, 55 मिला है, लेकिन उसका साइन कैसा है, माइनस। इसका मतलब एक्चुअल डायरेक्शन कैसे होगा, डाउन साइड रहेगा। ठीक है, ये अननोन फोर्सेस हो गए, तो डायरेक्टली आप लोग इसको डायरेक्ट मतलब नेक्स्ट स्टेप में फिर से डायग्राम में दिखा सकते हो। देयरफॉर हमें लास्ट में डायग्राम किस तरीके से बनानी होगी, देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में डॉट ए लिखा, आगे यहाँ पर मैंने बी लिखा, आगे यहाँ पर मैं सी करूँगा, आगे क्या करूँगा, डी कर दूंगा। ठीक है, तो एट पॉइंट बी और एट पॉइंट डी हम लोगों ने पी और क्यू फोर्सेस लिखे थे, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड हमें मिल रही है और उनके डायरेक्शन भी मिले। ये माइनस मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, तो यानी कि एट पॉइंट बी के ऊपर पी ये फोर्स इस तरीके से रहेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 75 न्यूटन होगी। ठीक है, और क्यू ये फोर्स डाउन साइड ही होगा एट पॉइंट डी के ऊपर, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 55 न्यूटन होगी। ठीक है, और ये यूनिक ही फोर्स मिलेंगे। आप लोग किसी भी तरीके से पी और क्यू के डायरेक्शन अज्यूम करो, सपोज किसी स्टूडेंट ने पी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ लिया और क्यू का डायरेक्शन नीचे की तरफ लिया, तब आपको ये फिर भी आपको ये सेम आंसर मिलेंगे। यानी कि पी की मैग्नीट्यूड कितनी मिलेगी, 75 न्यूटन ही मिलेगी, और क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, 55 न्यूटन ही मिलेगी। ठीक है, देखो केस क्या बता रहा हूँ मैं आपको, सपोज किसी स्टूडेंट ने पी लिया प्लस और क्यू लिया माइनस, तो क्यू आपको जो वैल्यू आएगी वही मिलेगी, यानी कि क्यू डायरेक्टली +55 ही मिलेगा। लेकिन पी आपको कैसे मिल जाएगा, पी मिल जाएगा -75 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्चुअल में पी का डायरेक्शन नीचे की तरफ आया हुआ है ना, इसके कारण। ठीक है, तो देखो ये एक दूसरी केस होगी, आप लोगों ने ये वाले केस में आंसर किया तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट पी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ लेता है और क्यू का डायरेक्शन नीचे की तरफ लेता है, तो इक्वेशन थोड़े से अलग हो जाएंगे, 1 और 2 इक्वेशन अलग हो जाएंगे, बाकी का कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, जो मैं दूसरा केस बता रहा हूँ उसको समझने के लिए मैं वो दूसरा केस भी यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। व्हेन पी का डायरेक्शन हम लोग ऊपर की तरफ लेंगे और क्यू का डायरेक्शन जब हम लोग नीचे की तरफ लेंगे। ठीक है, वैसे तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर इन्हीं आंसर के साथ हो जाता है, पी और क्यू के और डायग्राम के साथ हो जाता है। फिर भी आपको दूसरा केस सब अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं वो वाला केस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, या फिर उसको मैं उसका भी सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से आप लोग को कोई भी एक केस कर सकते हो। यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ, ये अल्टरनेट पॉसिबल वेज, अल्टरनेट अल्टरनेट पॉसिबल पॉसिबल वेज। ठीक है, इसके आगे भी और भी अल्टरनेट वेज हो सकता है। कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, पी और क्यू इन दो फोर्सेस के डायरेक्शन ऑलरेडी नीचे की तरफ ले सकता है, या फिर पी नीचे की तरफ लिया, क्यू भी ऊपर की तरफ ले सकता है। ये अलग अलग 4 केसेस पॉसिबल हो जाएगी, लेकिन चारों में से हम लोगों ने पहली वाली थी कि ये पी और क्यू दोनों फोर्सेस ऊपर की तरफ लिया था। कोई स्टूडेंट क्या कर सकता है, पी और क्यू दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन नीचे की तरफ लेगा, एक पी का ऊपर क्यू का नीचे, या फिर क्यू का ऊपर पी का नीचे। इस तरीके से अलग अलग केसेस हो सकती है। इन चारों केसेस पे से हमें एग्जाम में सिर्फ एक ही केस सेलेक्ट करनी होगी, पी और क्यू इन दो अननोन फोर्सेस की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक वाला केस ऑलरेडी कर दिया था, इसी केस के साथ अपना क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं बाकी के बचे हुए 3 केसेस में से एक केस यहाँ पे लूंगा, पी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, क्यू का डायरेक्शन नीचे की तरफ। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ये अल्टरनेट पॉसिबल वेज में लेट अननोन कंपोनेंट्स एट पॉइंट बी एंड डी आर पी एंड क्यू, वेयर पी एक्ट अपवर्ड और क्यू एक्ट डाउनवर्ड। ठीक है, देखो ये जो एरो किया है ना मैंने, इस एरो के ऊपर ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी एक दूसरा पॉसिबल तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप लोग पी और क्यू फोर्सेस की वैल्यू कोई दूसरा स्टूडेंट निकाल सकता है, पी और क्यू की डायरेक्शन इस तरीके से कंसिडर करके। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो मेन डायग्राम था, यहाँ पर पी ऊपर की तरफ मुझे दिखाना और क्यू डाउन साइड दिखाना होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम फिर से हम लोग एज इट इज ड्रॉ करेंगे, सिर्फ पी और क्यू के डायरेक्शन हम लोग चेंज कर रहे हैं तो वो दिखा देंगे। ठीक है, तो देखो डायग्राम फिर से बनेगा, इधर इधर क्या आएगा, पॉइंट ए, इधर आएगा पॉइंट बी, इधर आएगा पॉइंट सी, इधर आएगा पॉइंट डी। ठीक है, तो इनको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये बन गया आपका ए बी सी डी वाला बार। पी बी के ऊपर हम लोगों ने पी फोर्स ऊपर की तरफ लिया था, ये हो गया पी, और डी पे हम लोगों ने क्यू फोर्स नीचे की तरफ लिया था, ये होगा क्यू। देखो यहाँ पर हमें क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी, 55 मिलेगी, प्लस ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि क्यू का डायरेक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी नीचे लिया हुआ है, और यहाँ पर हमें पी की वैल्यू कैसे मिलेगी, -75 मिलेगी। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में पी कैसा था, नीचे की तरफ था, और हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ लिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन कैसा आएगा, निगेटिव में आएगा। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसके पॉइंट ऑफ हिसाब से मैं आपको ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता सकता हूँ।
ठीक है। और इस डायग्राम के अंदर हमें रिजल्टेंट भी शो करना होगा और रिजल्टेंट ज़्यादा नीचे की तरफ, ठीक है। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, वैल्यू है मैग्नीट्यूड है 130। ये तो रिजल्टेंट का मैंने डायरेक्शन दिखा दिया, जो कि ए से कितना दूरी पर था, 3.69 दूरी पर था, ठीक है। तो इधर 3.69 लिख देंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए बी 2 मीटर था, डिस्टेंस बिटवीन बी सी भी 2 मीटर था और डिस्टेंस बिटवीन सी डी भी कितना था, 2 मीटर था, ठीक है। अभी देखो इस डायग्राम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो रिजल्टेंट सिंगल फोर्स दिख रहा है ना, उसके आप लोग दो कंपोनेंट बना रहे हो, पी और क्यू, ठीक है। इसका मतलब ये आगे इक्वल टू तो होगा। इस आर फोर्स की वैल्यू कैसे रहेगी, ये निगेटिव है ना, नीचे दिख रहा है। आर फोर्स की वैल्यू निगेटिव होने के कारण नीचे दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या लिखोगे, -130 लिखोगे, ठीक है। -130 के हमें दो हिस्से करने, दो फोर्सेस बनाने हैं, जिसमें से पी कैसा लिया हम लोगों ने, प्लस लिया है, तो वो प्लस ऊपर की तरफ, और क्यू कैसा लिया है, नीचे आ रहा है, तो वो क्या लिखूंगा मैं, इधर -क्यू कर दूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका पहला इक्वेशन। इधर मैं ऊपर लिख लेता हूँ हियर। इस डायग्राम से ये आपको पहला इक्वेशन मिलेगा, इसे क्या कर देंगे, नंबर 1 कर देंगे। इसके बाद इसी डायग्राम के अंदर आपको पी और क्यू इन दो फोर्सेस का मूवमेंट लेना है अबाउट पॉइंट ए। तो पी फोर्स अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा, उल्टा घूम रहा है, तो हमें क्या, पी इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कैसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर क्या लिखूंगा, -p/2 लिखा, ठीक है। क्यू इस फोर्स का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कैसे रहेगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि वो ऐसे नीचे से होकर आएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज है तो उसका नीचे प्लस लेंगे, प्लस क्यू इंटू क्या करेंगे हम लोग, 6 करके। ये जो दो कंपोनेंट बनाए थे हम लोगों ने रिजल्ट के, पी और क्यू, उनका मोमेंट मैंने लेफ्ट साइड में लिया, लेकिन वो इक्वल टू किसके रहेगा, रिजल्ट के मोमेंट के इक्वल रहेगा। तो रिजल्ट का मोमेंट कैसे लिखा जाएगा, आर इंटू डी, ठीक है। आर और डिस्टेंस कितना था, 3.69 था, तो ये 3.69 लिखा, ठीक है। आर की वैल्यू ऑलरेडी डाउन साइड है, तो इसका मतलब वो प्लस होगा, तो यहाँ पे सिर्फ अभी आप लोग मैग्नीट्यूड यूज करोगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या लिखोगे, -2p लिखा, +6q कर दिया, इज इक्वल टू सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करोगे तो 130 इंटू 3.69, ठीक है। तो ये राइट साइड में कितना होगा, 479.7 होगा। नंबर 2 लिख लेता हूँ ये, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये -2p +6q आएगा। अभी यहाँ पर आप लोग इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करके देखो, आपको P की वैल्यू मिलेगी -75 मिलेगी और Q की वैल्यू +55 मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी P की वैल्यू -75 न्यूटन लिख दी है और Q की वैल्यू मुझे +55 मिलेगी, वो भी मैं ऑलरेडी लिख देता हूँ। यहाँ पे इनको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से एक्चुअल डायग्राम बनाना होगा, जिसपे पॉइंट बी और पॉइंट डी के ऊपर आपको ये पी और क्यू फोर्सेस दिखाने होंगे, ठीक है। तो आगे मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ए लिखूंगा, यहाँ पर बी लिखूंगा, यहाँ पर सी लिखूंगा, यहाँ पर डी लिखना होगा। इन ए बी सी डी पॉइंट्स को अभी हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी पी सी एंड सी डी कितना था, 2 मीटर ईच था। अभी आपको रिजल्टेंट फोर्स नहीं दिखाना है, क्योंकि रिजल्टेंट जो सिंगल फोर्स था उसके आपने दो कंपोनेंट बना लिए, पॉइंट पी और पॉइंट डी के ऊपर, ठीक है। पॉइंट पी -75, इसका मतलब उसका डायरेक्शन कैसे दिखाना होगा हमें, नीचे की तरफ, और मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 75 न्यूटन होगी, ठीक है। 75 पॉइंट समथिंग आया था, लेकिन राउंड अप करके हमने इसे 75 लिखा, साइड में यूनिट भी दिखाओगे। और क्यू की वैल्यू देखो ऑलरेडी प्लस है, और क्यू का डायरेक्शन हम लोगों ने इनिशियली अज्यूम कैसे किया था, नीचे की तरफ ही अज्यूम किया था ना, इसके कारण वो उसी तरीके से आपको दिखाना होगा। मैग्नीट्यूड कितनी दिखाओगे यहाँ पर, 55 न्यूटन। इस डी पॉइंट को इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर नहीं आना चाहिए था, तो डी पॉइंट को मैं साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर से तो ये हो गया आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। पी और क्यू यहाँ पर दिखाए हुए हैं डायग्राम में। पी की वैल्यू -75 होने के कारण बी पॉइंट पे पी फोर्स हमने नीचे की तरफ दिखाया, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 75 न्यूटन। तो ये भी डायग्राम बिल्कुल जो हम लोगों ने पहले वाले केस में डायग्राम किया था उसके जैसे ही आ गया है। देखो इस एरो के आगे नीचे क्या पार्ट ऑप्शनल था, अगर कोई स्टूडेंट पी का डायरेक्शन ऊपर लेता है, क्यू का डायरेक्शन नीचे लेता है, तो उस केस के लिए मैंने आगे का आंसर किया था। इसके आगे भी एक केस बन सकती थी, कैसे, अगर कोई स्टूडेंट पी और क्यू दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन नीचे की तरफ लेता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा ठीक तरीके से। अभी जो हमने इक्वेशन बनाए थे यहाँ पर, ये तो पी और क्यू की वैल्यू मैंने डायरेक्टली लिख दी थी ना, उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते कैलसी से। देखो पी का कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा, क्यू का कोएफिशिएंट होगा -1 होगा, इक्वल टू के आगे क्या लिखना है, -130 लिखना है, ठीक है। उसके बाद पी का कोएफिशिएंट हमें लिखना है -2, क्यू का कोएफिशिएंट आपको लिखना है +6, आगे क्या है, 479.7 लिखा हुआ था, ठीक है। इक्वल टू करने पर देखो आपको पहला वैल्यू पी का मिल रहा है, कितना मिल रहा है, -75, जैसे कि यहाँ पर आया था -75 पॉइंट समथिंग था, लेकिन हमने राउंड अप करके -75 लिखा हुआ है। और क्यू का वैल्यू आपको प्लस ही मिलेगा। देखो क्यू का वैल्यू आपको ये प्लस ही मिल रहा है, 54 पॉइंट समथिंग है, 925, जिससे हमने राउंड अप करके कितना लिखा है, +55 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इस प्रॉब्लम के साथ अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।
कोऑर्डिनेटर फोर्सेस इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में दूसरे अदर टॉपिक का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ से ये टॉपिक आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।